नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। और आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो आज हम इन्हीं योजनाओं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को, मतलब कुछ जो सरकारी योजनाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, चाहे कृषि से जुड़ी हुई, चाहे स्किल्स इंडिया मिशन से जुड़ी हुई हों, इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं धीरे धीरे करके हम उनको लगभग 5-6 पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप खुद जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो कृषि से जुड़ी हुई योजना से करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कृषि का काफ़ी एक तरह से योगदान है। और सरकार हर बार बार के बात करती है किसानों की कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। एक नया बिल भी लाया गया जिसका काफ़ी आजकल विरोध चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि कृषि से जुड़ी हुई क्या योजनाएं हैं सरकार की। तो सबसे पहले हम कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं की बात करेंगे। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको वही चीज़ देखनी होगी कि जो सरकार ने जो लक्ष्य एक रखा है। तो सरकार ने एक लक्ष्य क्या रखा था? कृषि निर्यात नीति। कृषि निर्यात नीति। और इस कृषि निर्यात नीति का शुरुआत कब हुआ था? तो कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इसको शुरू किया गया था 6 दिसंबर 2018 को। 6 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की एक समिति थी जिसने इसको मंजूरी दी थी। ठीक है, कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए। ठीक, तो आपको जो ईयर याद रखना है क्या? 2018। कृषि निर्यात नीति कब की है? ये 2018 की है, दिसंबर 2018। ठीक है, लेकिन आप दिसंबर याद रखिए, 2018। ठीक है, और इसमें लक्ष्य क्या है कि 2022 तक या ये ईयर भी याद रखिए, किस ईयर तक? 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। किसानों की आय को क्या करना है? दुगना करना है। ठीक है, दोगुना करना है। और वही विजन में भी वही चीज रहेगा। अगर आय को दुगना करना है तो इसका मतलब क्या है? इसके विजन में क्या आएगा? कृषि क्षेत्र में भारत को एक बड़ी ताकत बनाना है। कृषि क्षेत्र में भारत को बड़ी ताकत बनाना है। ठीक है, और कृषि निर्यात नीति के इसका मुख्य उद्देश्य है। और किसानों की आय में बढ़ोतरी, ये इसका मेन विजन है। ठीक है, और प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30 बिलियन डॉलर के पास आसपास में, ठीक है, निर्यात हमारा है। उसको बढ़ाकर $60 के आसपास करना है हमको, $60 बिलियन के आसपास। और ये हमारी, मतलब अगर हम कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य की बात करते हैं तो यही उद्देश्य है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो एक योजना की बात अगर हम करते हैं, एक योजना है। कौन सी योजना है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जरूर आपने सुना होगा इसके बारे में। कौन सी योजना? पीएम किसान निधि योजना। पीएम किसान निधि योजना। तो क्या है इस योजना के विषय में, इसको भी देख लेते हैं। तो भारतीय किसानों की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए, भारतीय किसानों की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में पहुंचाने के लिए, कि जिससे वो सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें और उनको वित्तीय सहायता मिल सके। जीवन और क्या? वित्तीय सहायता। इसके लिए जो हमारा लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ तो उससे पहले अंतरिम बजट आया था, तो उसी में इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। 2019-20 के में हुआ। और जो बजट हमारा आया था 1 फरवरी को 2019 में, उसी में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम इसकी शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूपी में। ये याद रखने की चीज़ है। अगर आप यूपी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो याद रखने की चीज़ है कि यूपी में ही 24 फरवरी सन 2019 को
गोरखपुर में, गोरखपुर से इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत गोरखपुर से की गई थी और किसने की गई थी? प्रधानमंत्री के द्वारा ही, क्योंकि उस समय इलेक्शन था तो प्रधानमंत्री तो करेंगे ही, वोट लेना था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? छोटे छोटे व सीमांत किसान जो हैं, छोटे व सीमांत किसान, इस छोटे सीमांत किसान वगैरह क्या होते हैं, सब हम इकोनॉमी का जब चैप्टर करेंगे तो हम उसमें बहुत डिटेल से करेंगे। अभी सिर्फ हम योजना के हिसाब अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, छोटे व सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता, आप जानते हैं कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू पैसे आ रहे हैं, प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, जिससे कि एकदम से कोई आकस्मिक इनकी ज़रूरतें कुछ आ जाएं तो उसको वो पूरा कर सकें। ठीक, और अगर हम योजना की पात्रता की बात करते हैं तो इसको एक तो हमने क्या देखा कि लघु और सीमांत किसान, पात्रता की अगर हम बात करते हैं, लघु सीमांत किसान हो गए। ठीक है, और उसके बाद में परिवार की परिभाषा में अगर देखा जाए तो इसमें पति पत्नी रहेंगे और 18 वर्ष से कम अवयस्क के बच्चे परिवार में होने चाहिए, एक परिवार में। और इसमें क्या है कि इस योजना में पहले क्या था कि अधिकतम से 2 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए थी। पहले ये था कि अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि जिनके पास में रहेगी उनको ही शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन हालांकि बाद में क्या हुआ कि बाद में इस जो इलेक्शन के बाद में ये जो 2 हेक्टेयर की सीमा थी इसको समाप्त कर दिया गया। तो अगर प्रेजेंट में सीमा की बात की जाए तो प्रेजेंट में सीमा नहीं है, और शुरू की अगर हम बात करते हैं तो पहले 2 हेक्टेयर भूमि की एक सीमा थी और अभी ऐसा नहीं है, अभी इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और ये योजना लागू कब से, भले इसका उद्घाटन कब से किया था उन्होंने, 24 फरवरी को 2019 को किया था ना, लेकिन इसको बैक डेट से चालू माना गया है। बैक डेट 1 दिसंबर 2018 से चालू माना गया है। ठीक है, कब से माना गया है? 1 दिसंबर 2018 से इसको बैक डेट से माना गया है। और इसमें जानते ही आप कितने पैसे, तो आपने पता ही है, 6,000 रुपये मिलते हैं 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की, इतनी सहायता की जाती है। और इसके लिए जो आंकड़े इकट्ठित किए गए हैं, जो आंकड़ा लिया गया है, जो 2015-16 में कृषि जनगणना हुई थी, 2015-16 में जो कृषि जनगणना हुई थी उसके आधार पर इन सीमांत किसानों की जो आइडेंटिफाइड हैं उनके आधार पर इनको दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका पैसा कौन देगा, सेंटर देगा या स्टेट देगा, तो इसमें जो पैसा दिया जाएगा वो पूरा का पूरा 100% सेंटर देता है। कौन देता है? 100% सेंटर देगा, केंद्र देगा। केंद्र प्रायोजित योजना है ये। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है। अब केंद्र प्रायोजित होना ही था, इलेक्शन का टाइम था, अगर स्टेट का कर देते तो उधर दीदी देती ना, वोट कहाँ से मिलता। तो इस तरीके से ये कहानी है। और अगर हम बात करते हैं इसकी क्रियान्वयन के लिए, तो योजना का क्रियान्वयन जो होगा, योजना का क्रियान्वयन जो होगा उसके विषय में अगर हम बात करें तो सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत होगा। सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, किसान कल्याण विभाग। और इसकी निगरानी में ये किया जाएगा। इसका एक सीईओ होगा जिसके अधीन में ये कार्य होगा सारा। ठीक है, और राज्य व जिला स्तर पर इस तरह से ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इसमें। और इसमें अगर हम बात करें तो धीरे धीरे काफ़ी अमाउंट दिया जा चुका है। खैर, इस अमाउंट कितना दिया जा चुका है, इतना डीप में तो कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। एक राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 है, बट राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का आज की डेट्स में तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। ठीक है, तो हम एक और योजना को देखते हैं, वो है किसान संपदा योजना। एक कौन सी योजना है? किसान संपदा योजना। नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम देख लेते हैं, ये क्या है किसान संपदा योजना।
तो दोस्तों अगर हम किसान संपदा योजना की बात करते हैं तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाओं जो हैं उसका पर्याप्त रूप में दोहन हो सके, उसके लिए 2017 में असम राज्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण में फूड प्रोसेसिंग में जो हमारी क्षमता है उसका पूरा दोहन, क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से किस राज्य में? असम में, ठीक है। और कब किया गया था? 26 मई 2017, ठीक। और किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर इसका हम पूरा नाम करने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा नाम है इसका, कृषि सामुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु योजना। इतना लंबा नाम तो बहुत मुश्किल है याद रख पाना, आप संपदा याद रख लीजिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये सनसेट योजना है, मतलब कि ये 2016 से लेकर 2020 तक के लिए अभी प्रभावी था, 2016 से लेकर 2020 तक प्रभावी था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसको फिर से फर्दर इसका नाम बदलकर पीएम किसान संपदा योजना कर दिया गया था, पीएम किसान संपदा योजना। और इसमें वही था, खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाइयां हैं उनको आधुनिक करना, कृषि उत्पादों को मूल्यवर्धन में सुनिश्चित करना, इस तरह की जो बातें होती हैं वही सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि 2017 में शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? असम से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। और इसमें जो है अगर हम बात करें अनुदान के रूप में तो सब्सिडी उसमें उपलब्ध कराई जाती है, इसमें। और ये सब्सिडी जो होती है 35% से लेकर 75% तक होती है, 75% तक होती है, ठीक है। और इसका जो क्रियान्वयन होगा वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। क्रियान्वयन किसके द्वारा होगा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसमें जैसे मेगा फूड पार्क हो गया और इस तरह से इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन, आधारभूत संरचना, इस तरह की जितनी बातें आती हैं वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और आगे पीएम फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएम फसल बीमा योजना, तो अगर हम पीएम फसल बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो प्राकृतिक आपदाओं और कीटों, बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की जो क्षति होती है उससे होने वाले नुकसान की भरपाई करना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। इसमें वही हम लोग को क्या करना है, एम अगर आप इसका कहेंगे तो क्या होगा? जो प्राकृतिक आपदा, कीटों व बीमारियों से बचाव के, अगर बचाव क्या यहाँ पे तो हो ही जाएगा, बीमारियां अगर हो जाएं तो उनसे होने वाला जो फसलों की क्षति होती है, फसलों की क्षति पर किसान को वित्तीय सहायता, फसलों की क्षति पर किसान को क्या होगा? वित्तीय सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता, ठीक है। और इसमें जो अगर फसल की कौन सी होगी तो जितनी खाद्यान्न फसलें हैं, जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं सब इसमें कवर होंगी। जैसे अनाज हो गए, मोटे अनाज हो गए, दाल हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद तिलहन की फसल, तिलहन, ठीक है। और वाणिज्यिक बागवानी वगैरह की फसल जो होगी वो भी कवर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा इसके देखते हैं कि इसमें जो कवरेज है वो किसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें अगर हम कवरेज की अगर हम बात करें तो एक तरह से आगजनी, तूफान,
बाढ़, भूस्खलन, और उसके बाद में हमारा क्या हो गया, इस तरह की जितनी कीटाणु हमने देख ही लिया, बीमारी वगैरह जो हो जाए पौधों को, इसमें इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई विपरीत मौसमी परिस्थितियां हो जाएं तो उसको भी कवर किया जाएगा। और फसल कटने के पश्चात 14 दिन तक खेत में रहने पर अगर नुकसान हो रहा है तो भी इसका, फसल कटाई हो गई और 14 दिन वो खेत में है तो भी इसको भुगतान होगा हानि का। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसको योजना को लागू कब से किया गया है, तो इसको योजना को 2016 से लागू कर दिया गया है। जो 2016 की खरीफ की फसल थी उस समय से इसको लागू कर दिया गया है। और इसमें जो प्रीमियम राशि का भुगतान होता है, उसको अगर हम खरीफ और वगैरह के लिए देखें कि इसकी फसल के लिए कितना होता है, तो एक तो हुआ खरीफ की फसल होती है, रबी की होती है और कमर्शियल फसल होती है, वाणिज्यिक। ठीक है, तो इसमें जो प्रीमियम राशि होगी, ठीक है, वो खरीफ की फसल के लिए होगी 2%। ठीक, और इसमें रबी के लिए क्या होगी 1.5% और वाणिज्यिक फसल के लिए होगी 5%। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें वो है, क्या बोलते हैं, प्रीमियम राशि का। और अगर हम बीमा की बात करें इसकी, तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी के अतिरिक्त निजी क्षेत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कौन सी? भारतीय कृषि बीमा कंपनी तो शामिल है ही है, कृषि बीमा कंपनी के साथ साथ में इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां जो है, बीमा कंपनियां, उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें मतलब बजट वगैरह में इसका वो बढ़ाया जाता रहता है, उसके इतना डीप में हमको जाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये वो चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगली जो हम योजना लेते हैं वो हमारी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना की भी। जहाँ पे पीएम जुड़ गया मतलब इसी सरकार की योजना है, और पुरानी सरकारों की योजना हमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। योजना तो देश की आज़ादी के साल से 75 साल होने जा रहे हैं, तब से चलती चली आ रही हैं। ठीक है, सारी योजनाओं को हमको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना हम देखते हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजनाएं तो सिर्फ इसलिए बनती हैं कि एग्जाम में बच्चों के क्वेश्चन बढ़ाए जा सकें। अदरवाइज इतनी योजनाएं आज तक बन चुकी हैं कि हम एक डेवलपिंग नेशन से कब के डेवलप्ड बन चुके होते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से और खेतों तक सिंचाई की सुविधा करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत किस तरह का देश है, कृषि प्रधान देश है, और हमारी कृषि क्या है, मानसून आधारित है। कभी मानसून होता है, बारिश अच्छी हो जाती है, कभी कम होती, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो और क्या होता है, इससे सिंचाई की व्यवस्था दिक्कत में आ जाती है। और तो इसी तरह से सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू करी गई थी। और यह योजना जो शुरू करी गई है ये 1 जुलाई, डेट अगर नहीं भी याद रहे तो सन तो याद ही रखा करिए, 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कहाँ से शुरू हुई है इसकी, अगर हम इसको बात करें तो ये जो योजना है इसको जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है उसने इसको मंजूरी कर दी थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें फंडिंग की बात करते हैं, तो अगर जो नॉर्मल राज्य हैं उनमें इसमें 75:25 का रेशियो होगा। 75 हमारा किसका होगा, केंद्र का, और 25% राज्य का होगा। बट अगर विशेष राज्य है या फिर पहाड़ी राज्य है तो उसमें 90:10 का होगा। 90 केंद्र का होगा और 10 सेंटर और राज्य का ये है। ठीक है, 90 केंद्र का और 10 राज्य का, इस तरह से फंडिंग की जाएगी। और उद्देश्य तो आप जान लीजिए कि क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई को में निवेश को बढ़ाना, क्षेत्रीय स्तर पर निवेश को बढ़ाना,
सिंचाई में निवेश बढ़ाना, ठीक है। खेतों में जल की पहुंच बढ़ाना, खेतों में जल की पहुंच बढ़ाना, और समय व परिमाण दोनों दृष्टि से जल जो नुकसान होता है उसको कम करने का प्रयास करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में ये कहानी है। और आगे थोड़ा सा और हम देखते हैं एक और योजना के विषय में जो 2015 में ही शुरू हुई थी। किसानों के लिए बहुत योजनाएं शुरू की गई हैं, कितना आगे बढ़ पाया वो तो पता नहीं, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रधानमंत्री नहीं, ये तो परंपरागत के नाम से शुरू किया गया, परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो किसानों को जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, जैविक कृषि प्रोत्साहन के लिए है, ठीक है। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो परंपरागत की तो जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए है, और जिससे कि क्या हो, किसान देखिए जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है उससे ज़्यादा उतना क्या होता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर जो मृदा की उर्वरता है वो खत्म होने लगती है। तो उसी को कम करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया है, ये 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया है। कब किया गया, 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया है। और इसको धारणी कृषि हेतु मिशन, राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू किया गया है। और जो इसका लक्ष्य है, इसमें क्या है कि जो 20 हेक्टेयर तक के जो क्षेत्र हैं, उनको 50,000 तक में कन्वर्ट करना है, जो इस तरह की कृषि होती है जहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर हम एम में इसको हम लिख लेते हैं, वर्ड्स में अगर हम लिखते हैं तो हमारा जैविक खेती को प्रोत्साहन एक हमने देख लिया, जैविक खेती को प्रोत्साहन, ठीक है। और नवीनतम तकनीक इसमें यूज हो, नवीनतम तकनीक यूज करने के लिए, और प्रत्येक गांव में न्यूनतम 1 क्लस्टर जरूर हो, प्रत्येक गांव में एटलीस्ट 1 क्लस्टर जरूर रहे, ठीक है। एक और योजना देखते हैं जो शुरू हुई, क्या वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर के यूज से क्या होता है कि मृदा की उर्वरता खत्म होती है। और दूसरी बात यह है कि हर जगह की जो मृदा होती है उसकी अपनी एक अलग अलग क्वालिटी होती है। तो इसी तरह से क्या है कि मृदा का परीक्षण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड कराया जा सके किसानों को, जिससे वो उनकी उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो इस चीज़ के लिए ये योजना शुरू की गई। तो उत्पादकता और पूंजी निर्माण की दृष्टि से भारत को आगे ले जाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। और इसमें क्या बात है हमारी कि मृदा संवर्धन जो होता है वो हमारा लक्ष्य है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसको 2015 में ये भी शुरू किया गया है। और कब शुरू किया गया, इसको फरवरी में 19 फरवरी को शुरू किया गया था, ठीक है। 19 फरवरी को इसको शुरू किया गया था। और इसको जो शुरू किया गया है वो राजस्थान से किया गया है। कहाँ से, राजस्थान से किया गया है। और राजस्थान में कहाँ से, सूरतगढ़ से, ठीक। राजस्थान में सूरतगढ़ से इसको शुरू किया गया है और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे एक नारा भी उन्होंने दिया था, कौन सा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है, पीएम के द्वारा था। तो इसमें यही इसका उद्देश्य है और इसको शुरू उस समय ही किया गया है। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या है कि जो जैसे सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन का, सल्फर के कंटेंट वगैरह होते हैं और उनके हिसाब से पीएच का मान देखते हुए इन सभी चीज़ों को देख के कार्ड बनाया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और ये कार्ड मतलब अगर बोला जाए तो हर 3 वर्ष पे इसके चक्रीय रूप में दिया जाएगा।
चलिए एक और स्कीम है ई नाम, एक और स्कीम है कौन सी, ई नाम, उसको भी देखते हैं हम। ई नाम, तो ई नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरू किया कब किया गया, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल एक डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पता करिएगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा हुआ शायद डेट है, ठीक है। 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरू किया गया था। और इसमें क्या है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ना एक कह सकते हैं क्या कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इंटरनेट के द्वारा, कि जिससे कि इंटरनेट का प्रयोग करते हुए आदमी कहीं से भी किसान अपनी फसल को बेच सकें, इस तरीके से बाजार को विकसित करने के उद्देश्य से इसको किया गया है, ठीक है। और जिससे कि बाजार में क्या सके, पारदर्शिता आ सके और ये सारी चीज़ें। अभी हाल में सरकार ने एक बिल भी इसमें लाया जिस पर काफ़ी विरोध हो रहा है, वो भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है कि किसान कहीं भी फसल को बेच सकें, बट काफ़ी उसमें इधर की उधर की पॉइंट्स भी हैं। तो खैर वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, जब बिल पास हो जाएगा तो हम देखेंगे उसमें क्या है। उसके अलावा एक और योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। कृषि की संवेदनशीलता तथा इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को मतलब देखते हुए ये योजना शुरू की गई थी, और योजना शुरू की गई थी 1998 में, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी भी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड बांटा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी ये दोबारा से योजना के बारे में बात की गई, कुछ राज्यों में इसको क्रेडिट कार्ड देने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात हुई। इसलिए अगर थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है किसानों को, ठीक है। और उसके अलावा तो जिससे जुड़ी हुई योजनाएं हैं नॉर्मली वो पुरानी योजनाएं ही हैं, और पुरानी योजनाओं में हमारा कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं, सरकारों के हिसाब से क्वेश्चन भी बदल जाते हैं। एक और अगर हम जैसे बात करते हैं अगर, तो थोड़ा सा हम भारतीय खाद्य निगम के बारे में जान लेते हैं, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसको अधिनियम के द्वारा, कौन से अधिनियम, एक्ट के द्वारा, खाद्य निगम अधिनियम, खाद्य निगम अधिनियम के द्वारा इसको 1964 में, 1964 ये अधिनियम 1964 का है, और इसको जब बनाया गया 1965 में 14 जनवरी को इसकी नींव रखी गई थी। कब इसको स्थापना की गई, ठीक है। FCI की स्थापना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई और इंस्टीट्यूशन और या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बना दिए जाते हैं और उनका क्रम लगाने के लिए कहा जाता है। तो इसका FCI का ईयर क्या होगा, 1965 में होगा। और यह क्या है कि केंद्र सरकार की जो खाद्य नीति वगैरह है उसके क्रियान्वयन के लिए कार्य जो उत्तरदायी होती है, उसके लिए उत्तरदायी एजेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा तो इसमें और कुछ नहीं। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, बट वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें भी आप जानते हैं कि काफ़ी पुराना हो चुका है, 2014 से सरकार बदल चुकी है। उसके बाद में एक अंत्योदय योजना है, अंत्योदय अन्न योजना। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि डेट इसका, क्योंकि अटल बिहारी सरकार के समय में आई थी। अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये कब आई थी, 2000 में आई थी, 25 दिसंबर को, ठीक है। इसमें अति निर्धन परिवारों के भोजन वगैरह के लिए अरेंजमेंट का कहानी था, ठीक। उसके बाद में मत्स्य पालन के लिए भी एक योजना बनाई गई है, नीली क्रांति मिशन, नीली क्रांति मिशन। नीली क्रांति तो जहां पे आ जाए आप मत्स्य के लिए समझ लीजिए अपने आप ही, ठीक है। इसको 2015 में शुरू किया गया है, 22 दिसंबर 2015। और ये कह सकते हैं एक तरह से ये अम्ब्रेला प्लान है, एक तरह से ये कई योजनाओं का सम्मिश्रण किया गया है। और इसमें जो लक्ष्य है मत्स्य पालन और मत्स्य पालन के क्षेत्रों का विकास है, मत्स्य पालन व मत्स्य पालन क्षेत्रों का विकास, ठीक है। उसके बाद में एक है हमारी और योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन। कौन सी है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन,
ठीक है। इसमें क्या है कि अक्टूबर 2019 में पशुधन गणना हुई थी, ठीक है, और उसके अनुसार गौवंशीय आबादी वगैरह देखी गई और उसमें जो मवेशियों की संख्या है वो भी देखा गया, और उसके आधार पर ही मतलब अगर उनको जिस तरीके से ग्रोथ वगैरह उनका देखा गया, उसमें बढ़ोतरी के लिए किस तरह से उनकी नस्ल को बढ़ाया जा सके, उनका संरक्षण गायों का किया जा सके, उसके उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। तो उद्देश्य देशी जो नस्लें हैं उनको संरक्षण दें, उनका विकास करें, और इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। और इसको जो शुरू किया गया है वो 2014 में शुरू किया गया है। पहले तो इसको शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2014 में इसकी शुरुआत है, और कृषि मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा ही, ठीक है। तो अगर राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो ये 2000 किस में शुरू किया गया है? 2014 में शुरू किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा 2014 में ही एक मिशन शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट चमन। प्रोजेक्ट चमन अगर आपसे पूछा जाए किससे एसोसिएटेड है, तो प्रोजेक्ट चमन भी किससे एसोसिएटेड है? कृषि से ही है, ठीक है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया था इसको। और इस परियोजना के तहत क्या है, जो बागवानी फसलें होती हैं, जो बागवानी फसलें होती हैं उनके उत्पादन वगैरह पे किस तरीके से उनका उत्पादन और बढ़ाया जा सके, किस तरह से उनकी वास्तविक उत्पादन किस तरह हो रहा है, कितना अंदाज़ा लगा के उसमें किस तरह से सुधार किया सके, उस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, ठीक है। और वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल 12 राज्यों में इसका क्रियान्वयन है इस प्रोजेक्ट का, और आकलन 12 राज्यों में किया जा रहा है प्रेजेंट में। तो अगर हम बात करें तो कृषि से संबंधित हमारी इतनी मेन योजनाएं हैं जिसके बारे में हमको जानना था, और मेन वही हमको जानना है कि किस ईयर में शुरू किया गया था, और फंडिंग किस हिसाब से है, और उनका उद्देश्य किस हिसाब से है। तो और कई बार क्या होता है, मैच वगैरह कराने के लिए आ जाता है, तो उसको आप कि किस से जुड़ी हुई योजना है, तो इतनी योजनाओं के नाम से आप जान जाएंगे कि ये कृषि से संबंधित योजना है। और रही बात उद्देश्य की, तो उद्देश्य तो सबका वही होता है, जिससे जुड़ी योजना है उसको इम्प्रूव करना है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में रोजगार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसके हम जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया और दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी इतना ही पे रोकते हैं। थैंक यू।